प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, हर बार की तरह इस बार भी कोई अहम मसला उठाएंगे और वो मसला लेकर जाएंगे इक़्तिदारी ऐवानों तक और उस मसले का हल भी आपकी तरफ रखेंगे और फ़ैसला आप करेंगे। इस बार हम जो मसला उठा रहे हैं वो भैंस कॉलोनी का मसला है। भैंस कॉलोनी में क्या सहूलियात मौजूद हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से क्या सहूलियात दी गई हैं और किस तरह के इशूज़ को ये फेस कर रहे हैं, इन तमाम तर इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। कराची को किस तरीके से भैंस कॉलोनी से दूध सप्लाई होता है, किस तरीके से कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है, मेडिकली हवाले से डॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में भैंस कॉलोनी में मौजूद हैं 3.5 लाख से ज़ायद जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, जो इन जानवरों का दूध जो है वो पूरी कराची में सप्लाई किया जाता है। तो आइए फार्मर्स से गुफ्तगू करते हैं, यहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं, यहाँ पर क्या सहूलियात हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करेंगे और जो रिलेवेंट मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं बराए लाइव स्टॉक, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं, एक फार्म पर मौजूद हैं, फार्म हाउस पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में भैंसें और दीगर जो जानवर मौजूद हैं उनकी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। मोहम्मद सिकंदर नागौरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। काफ़ी भैंसें इनके पास माशाल्लाह हैं, इनके क्या इश्यूज़ हैं वो भी गुफ्तगू। भैंस कॉलोनी में कितने तकरीबन 3.5 लाख से ज़ायद यहाँ पर भैंसें होती हैं, दूध देते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं इन तमाम प्रोसेस को? 24 आवर्स ही काम चलता है। ग्वाले अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे, थोड़ी देर के बाद में उठेंगे, बाद में फिर वही सफाई वफाई करना, इनको नहलाना धुलाना, फिर पानी वाला पिलाना, चारा खिलाना, फिर दूध निकालना, फिर दूध शहर पहुंचाना, फिर वहाँ से वापस आना। तो ये 24 घंटे का हमारा अमल है, ये रुक नहीं सकते इस अमल को। 7 घंटे की लाइफ है, इसको हम ना स्टोर कर सकते हैं, ना कहीं छुपा सकते हैं, ना इसको हम अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। इस वक्त जो हुकूमत ने जो हमारे पे जो सेक्शन लगा रखी, सेक्शन नहीं कहूँगा मैं इनको, जो पाबंदियाँ लगा रखी है कि वो मिसाल के तौर पर दूध की कीमत का मुकर्रर करना, हालांकि बिल्कुल ये इननेचुरल, ये वो गैर फितरी अमल है। ये सप्लाई एंड डिमांड का मसला होना चाहिए, क्योंकि ये तो चीज़ रखने की छुपाने की है ही नहीं है, क्योंकि जो डिमांड है उसके मुताबिक बिकेगा। चाहे हमारे घर में इस वक्त दूध आपको पता है क्या भाव पड़ रहा है, 130 रुपये पड़ रहा है, लेकिन आप दूध भाव बिक रहा है कम से कम 110 रुपये, तो हम 20 रुपये लॉस कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, मजबूर है। 30 मार्च 1918 को जो है रेट मुकर्रर किया था इन्होंने। 3 साल में इन्होंने जो है अभी तक दोबारा पूछा भी नहीं है, तुम मर रहे हो, जी रहे हो, क्या कर रहे हो। हमारी मैशत में इसका जो रोल है वो 52% है और एग्रीकल्चर 48% है। ये दोनों चीज़ें मिला करके हमारा मुल्क चल रहा है। हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? नहीं, हुकूमत से डिमांड हमारी क्या, हुकूमत से डिमांड ये है कि जिस कारोबार की जो अहमियत है उसके मुताबिक इस पर तवज्जो दी जाए ना। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है हमारा, उसकी ज़ीरो तवज्जो है। ना कोई सेक्रेटरी को कुछ पता ही है क्या हो रहा है, ना डायरेक्टर को पता है, ना डीजी को पता है, किसी को कुछ पता नहीं है, ना मिनिस्टर को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बात यह है कि सब अंधे नगरी चौपट राह चल रहा है यहाँ पर। ये कोई पूछने वाला नहीं, कोई परेशान वाला नहीं यहाँ पर। ये सूरत हाल है यहाँ पर। ये डेयरी फार्मर्स भी जो हैं वो सरापा एहतजाज, इन लोगों का कहना है कि सहूलियात नहीं है। एक और फार्म हाउस पे मौजूद हैं, आइए पूछते हैं इनसे कि क्या इशूज़ हैं। फरमाइए, कितने आपके पास भैंसें हैं? हमारे पास इस फार्म पे अराउंड 130 जानवर मौजूद हैं। तो किस तरीके से इनको मेंटेन करते हैं, क्या होता है प्रोसेस में? प्रोसेस यही है कि हमारे पास जो लेबर है वो इंटीरियर सिंध से भी है और इंटीरियर पंजाब के इलाकों से भी है। वो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहीं उनकी रिहाइश होती है, यहाँ हमारे पास रहते हैं। उनको सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी होती हैं, जितनी भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, और प्लस उनकी जो भी सैलरी है और खाने पीने वो खुद अरेंज करते हैं। दूध उसके अलावा हम उनको प्रोवाइड करते हैं सैलरी के अलावा। और मैनेजमेंट में इनका यही है कि जानवर परचेस मेन सबसे पहला काम होता है। उसके बाद सेकंड जो है उसका जो भी आप यूँ कहेंगे उसके चारे के लिए, फीड के लिए जो चीज़ें अरेंज करनी है उनको अच्छी तरह सेलेक्ट करना और मार्केट से अच्छी प्राइस पे ढूंढना चीज़ को, ताकि अच्छी क्वालिटी सही प्राइस में मिल सके, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। चीज़ें डेली बेसिस पे प्राइसेस चेंज हो रही हैं। मेडिकल की सहूलियात हैं यहाँ पर? हॉस्पिटल तो बना हुआ है? मेडिकल की सहूलियात इस तरह से हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, लोकल भी और इम्पोर्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके एजेंट्स और उनके जो सेल्समैन हैं वो तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे अब बात वो तवील हो जाएगी कि अगर डॉक्टर को आप बुलाते हैं तो शक यही होता है कि कहीं वो मतलब मेडिसिन लाइन से कमीशन ना हो, कि उन्हें कमीशन मिल रहा हो कि भाई हमारी मेडिसिन चलाएं। तो यहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो है। अपनी स्ट्रीट के ऊपर अपने हम पैसे खर्च करके सफाई करवाते हैं। जब ज़्यादा गंदगी बढ़ जाती है, जो लोकल यहाँ पे सफाई वाले हैं, खाकरोब वगैरह,
उनको मंथली पे हमने रखा हुआ है कि भाई आप हमारी जगह साफ रखें। जी जी बिल्कुल, मैंने मंथली पे रखा हुआ है उनको। ये सूरत हाल है कि सहूलियात नहीं हैं, हुकूमतें कहाँ हैं, जो KMC है जो सफाई का ज़िम्मेदार है, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट वो कहाँ है, एक सवाल निशान है। ये बताइएगा सुबह को किस टाइम पर ये काम शुरू करते हैं दूध का? हम तकरीबन सुबह 12:30 बजे उठाना शुरू करते हैं, 12:30 पौने 1 बजे उठाते हैं। रात को या दोपहर को? रात को भी और दिन को भी। अच्छा, और फिर और तकरीबन इस टाइम वापस आ जाते हैं। हाँ, दूध रात को देकर आ जल्दी आ जाते हैं क्योंकि रात को रश कम होती है, तकरीबन 3:30-4 बजे फारग हो जाते हैं। तो जब आप यहाँ से लेकर जाते हैं तो ये ख़तरा नहीं होता कि यार दूध ख़राब हो सकता है? रास्ते का ये है कि शाम का खतरा होता है, जो इसके बाद जो गाड़ियाँ निकलती हैं उनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रात को इसका इस टाइम में बहुत रश होती है, गाड़ियाँ लेट होती हैं। इस दूध की इतनी गारंटी नहीं होती, तो टोटल 3 घंटे निकलता है, तो इस वजह से इनको स्पीड मारनी पड़ती है, जैसे वैसे ये दूध वाली गाड़ी बदनाम है। ये सूरत हाल है कि ये जो दूध जो है ना वो लेके यहाँ से लेकर गए थे और वहाँ मार्केट में बेचने के बाद ये वापस जो है वो यहाँ पर फार्म हाउस में पहुँच गए हैं। ये सूरत हाल लोगों का कहना है कि रात दिन दोनों जो है वो काम करते हैं ये लोग। 7 लाख रुपए की भैंस बेच रहे हैं? जी जी। क्यों इतनी महंगी? अच्छी भैंस है हाजी साहब, नस्लदार भैंस है बहुत। कितनी कितनी है दूध कितना देती है? ये 30 से देगी दूध माशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, ऐसी भैंस है। ये है भैंस की सूरत हाल के। 7 लाख की एक भैंस भी यहाँ पर मौजूद है। भैंस कॉलोनी में मौजूद हैं और फार्मर्स मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या आप समझते हैं दूध के इशू? अभी हम सुन रहे हैं कि प्राइस भी बढ़ रही है, क्या वजूहत है? जी हाँ, जो है ना महंगाई जो है ना पिछले महीने से जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना नागुज़ीर हो गई है, और कितनी भी ग़ज़ाई अजनास है ना उनका जो है ना रेट जो है ना हद से ज़्यादा जो है ना वो अप हुआ है जो है ना, और इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी किस्म का, ना गवर्नमेंट का है ना कोई किसी का है। माफियाज ने जो है ना इसको बिल्कुल बेड़ा ख़र्क कर दिया है जो है ना, उसकी वजह से ये नागुज़ीर है जो है ना। अगर साफ़ दूध और सेहतमंद दूध देना है ना तो हमें जो है ना रेट की तरफ जाना पड़ेगा जो है ना। कितने का खर्चा हो जाता है फ़ी लीटर पर? आप फ़ी लीटर ऐसे समझ लीजिए आपके हमें 100 रुपीज़ जो है ना पर लीटर जो है ना कॉस्ट कर रहा है जो ना। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की भैंस कॉलोनी का इलाका है, जहाँ पर ये जानवरों का हॉस्पिटल है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या सहूलियात मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है। 3.5 लाख से ज़्यादा जानवर भैंस कॉलोनी में मौजूद हैं, उनके लिए ये हॉस्पिटल है। आइए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ। जनाब फरमाइएगा, क्या नाम है आपका? सॉरी, डॉक्टर अमजद अली शाह नाम है। अमजद शाह साहब, आप इंचार्ज हैं यहाँ पर? जी, इंस्टेंट में इंचार्ज हूँ। ये फरमाइएगा क्या सहूलियात है यहाँ पर? सर यहाँ पे तकरीबन काफ़ी हद तक काफ़ी सहूलियात हैं। कितनी मेडिसिन है आपके पास? मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट है तकरीबन सारी है। कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास 6-7 है। 7 स्टाफ है। आइए दिखाइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या मौजूद है। आ जाए सर, आपकी जो सहूलियात मौजूद हैं यहाँ पर हमें दिखा दें। और जी, ये अगर वूंड आ जाए ना, जख्म वगैरह, उसके लिए पायोडीन है, ये कॉटन है। आप लोग थोड़ा बड़ा बाहर चले जाए ना, क्या ये आपके पास मौजूद है सर। ये ड्रेसिंग ऑयल, आ जाए सर। ये आपका सपोर्ट स्टाफ है डॉक्टर साहब? जी सर, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये आप डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर एजाज उमर। कितना टाइम हुआ है सुमर साहब आपको यहाँ पर भैंस कॉलोनी में? यहाँ पर मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। किस किस्म के जानवर आपके यहाँ आते हैं? यहाँ पर ख़ास करके जो छोटे जानवर हैं ना, वो जो भैंस कॉलोनी के जो सराउंडिंग में जो गांव गोठ हैं उधर के जानवर यहाँ पर आते हैं। और प्लस में यहाँ पर हमारी ये एशिया की बड़े में बड़ी कॉलोनी है ना, यहाँ के जानवर यहाँ पर विज़िट हमें कॉल करते हैं, हम उधर कॉल पर चले जाते हैं, क्योंकि बेसर गाय तो इधर। यहाँ पर वैक्सीन कितने लोगों की, कितने जानवरों की आपने कर दी है यहाँ पर? वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। HS जिसको हम गलगोटो कहते हैं उर्दू में, वो प्रोसेस हमारा अभी चल रहा है। और हम ये मास्क वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, और अपने मिनिस्टर साहब के कहने पर, और अपने कौन से मिनिस्टर? क्या नाम है? सही, हमारा मिनिस्टर साहब है अब्दुल बारी खान पिताफी, उसके कहने पर तो हमने मास्क वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और यहाँ पर भैंस कॉलोनी में 12 रोड हैं, 0 नंबर से लेकर 12 नंबर तक। और हमारी जो टीमें हैं 0 नंबर से लेकर, हमारी 3 टीमें बनी हुई हैं इस टाइम। एक टीम में तकरीबन 4 बंदे हैं, 2 डॉक्टर हैं, 2 स्टॉक असिस्टेंट हैं। ठीक है, वैक्सीन हो रही है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है।
ये हमारे पास आप ये वैक्सीन का हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है। आपके कोई इश्यूज़ जो आप समझते हैं कि आपके मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे? सर मेरा ख्याल तो अब कोई हसन इशू क्लियर नहीं। आप खुद देखें वैक्सीन हमें कितनी मिली हुई है। ये आपको सारी वैक्सीन मिली हुई है, वैक्सीन देने के लिए। मुख्तलिफ वैक्सीन है। और बाकी जो अद्वियात हैं वो कहाँ रखते हैं आप? अद्वियात ये अद्वियात रखते हैं, ये अद्वियात ये जैसे जो ओपीडी में यूज़ होती है ना वो है। सर देख सकता हूँ? हाँ हाँ। कोई चीज़ ना आपसे छुपाएंगे ना कुछ करेंगे, आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं भाईजान। इसका सर मिटा हुआ है एक्सपायरी डेट? ये तो सर ये एक्सपायरी डेट मिटा हुआ है। सर ये तो अब आया हुआ ऐसे ही है, उसमें मिटा हुआ नहीं है। इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई है। यहाँ से दवाइयाँ कितनी सेल हो जाती हैं सर बाहर, कितने स्टोर पर? सर मेरा आपको चैलेंज है, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई एक स्टोर वाला आ जाए बोले इस डॉक्टर ने मुझे दवाई दिया जो अगर हम सेल करते तो यहाँ ये ना होती। ये सूरत हाल है, ख़ासी बेहतर सूरत हाल है। स्टाफ के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है वो देखने के लिए यहाँ अगर देखा जाए, हमने यहाँ अर्जेंट बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पर विज़िट किया है। साफ़ सुथरा हॉस्पिटल मिला है हमें, और स्टाफ के हवाले से, प्रेजेंस के हवाले से इनका मौक़िफ़ तो आपके सामने रखा। बाकी चीज़ें वो लेट द थिंग्स शुड बी इन्वेस्टिगेट, लेकिन ओवरऑल जो हमारे यहाँ जो एक तासुर बना हुआ था वो तासुर कुछ किसी हद तक दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्टाफ मौजूद है और यहाँ मेडिसिन्स भी मिली हैं। हमारा काम है रिपोर्ट करना, जो चीज़ें एज इट हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सूरत हाल ये भैंस कॉलोनी में मौजूद हैं। भैंस के रेट्स के हवाले से भी आपको तफसीलन आगाह किया, दूध निकालने का प्रोसेस किस तरीके से और तमाम तर फीड के इशूज़ क्या हैं वो तमाम तर हमने आपको बताए। अब लेंगे मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ के जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ के भैंस कॉलोनी के इशूज़ क्या हैं और इक़्तिदारी ऐवानों तक किस तरीके से उनको पहुँचाया गया है। जी, भैंस कॉलोनी के इश्यूज़ आपके सामने रखे, जो सिंध पूरे पाकिस्तान में जो कैटल फार्मर्स और डेयरी फार्मर्स के इश्यूज़ हैं, मसाइल, उस पर खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके साथ साथ सिंध में जो लाइव स्टॉक की सूरत हाल है, सिंध हुकूमत के क्या स्टेप्स लिए गए, तमाम तर इश्यूज़ पर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी और कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाकिर गुजर साहब। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। फरमाइएगा, क्या इश्यूज़ हैं डेयरी फार्मर्स के, कैटल फार्मर्स के, जिसके वजह से आप हमेशा एड्रेस करते रहते हैं? इस वक्त क्या इश्यूज़ हैं, क्या हल हुए हैं, हुकूमतों की जानिब से क्या स्टेप्स लिए गए? सिर्फ इश्यूज़ ही हैं जी, और कुछ नहीं है। आज तक हमारे जितने भी महकमा लाइव स्टॉक है, सिर्फ सिंध की बात नहीं है, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक काम करने को तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे महकमे को ख़त्म कर देना चाहिए जो फार्मर के लिए कुछ नहीं कर सकता। ज़ाहिरी सी बात है, जब वही मिसाल मैं दूंगा कि जी जब बैल काम का ना रहे तो उसे स्लाटर करा देना चाहिए। और जो अखराजात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के महकमा लाइव स्टॉक पे आते हैं, जो तनख्वाहें अदा की, वो फार्मर पे लगा देनी चाहिए। वैक्सीन्स पे काम करना चाहिए, फार्मर को एजुकेट करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ फरमाइएगा कि 3 लाख 3.5 लाख जानवर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, भैंस मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनके लिए मेडिकल के हवाले से कोई फैसिलिटीज़ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, लाइव स्टॉक की जानिब से दिए गए हैं? देखें जी, हॉस्पिटल तो हैं, पर इंतहाई बदतमीज़ किस्म के यहाँ उसके इंचार्ज थे माजी में भी जी। हम तो सच्ची बात ये हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद ही नहीं करते। कभी गए हैं तो हमसे रवैये अच्छे नहीं रखे गए। बहरहाल हमारी शिकायत पे वो उन्हें हटा दिया गया। और आज तक जितनी भी अद्वियात आती हैं फार्मर्स तक तो वो पहुंचती नहीं, बेच दी जाती हैं। और हम तो ये भी मुतालबा करते हैं कि उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए पिछले पूरे 1.5 साल की, कि जो भी अद्वियात आई हैं वो कहाँ गई हैं, फार्मर्स तक क्यों नहीं पहुंची, वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो सकी। दूध की प्राइसेस अचानक बढ़ जाती हैं, रीज़न्स क्या होते हैं? देखें जी, दूध ये कहते हैं कि माफिया है डेयरी फार्मर्स की। दूध की कीमतों के हवाले से देखें जी, वो हमें माफिया नहीं कह सकते, वो यूँ कहते हैं कि दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से नहीं है। जब फार्मर के लिए महंगाई बढ़ी है तो दूध भी महंगा होगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो नोटिफिकेशन में एक कमिश्नर कराची ने बहुत बड़ी गलती की है। नोटिफिकेशन में उन्होंने 6% फैट का दूध लिखा है।
फार्मर्स का बहुत बड़ा ये सवाल है कि जी हम 5% फैट का दूध देंगे, हम इस माफिया को 6% फैट का दूध नहीं दे सकते। जब हम 5% फैट का दूध देंगे तो उसकी कीमतें भी कम हो सकती हैं। ज़ाहिरी सी बात है, ये चीज़ें समझने की हैं और इदारों को बैठ के हमारे साथ काम करना चाहिए। बसूरत दीगर दूध तो अभी इंशाल्लाह अगले महीने से 150 रुपये लीटर फ़रोख्त होगा शहर के अंदर। 150 रुपये? जी जी जी। मैं आपको बताऊं कि आज शाम मीटिंग है और डेयरी फार्मर्स की तमाम एसोसिएशन के साथ मिला के एक एक्शन कमेटी बनने जा रही है जो कि दूध की कीमतों का ऐलान करेगी, क्योंकि अब हम थक चुके हैं कमीशन कराची को खतूत लिख लिख के। कमीशन कराची के पास जब अथॉरिटी नहीं है नोटिफिकेशन की, वो पिछले 4 साल से नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं, उसकी वजूहात है ना। दूध के नोटिफिकेशन का कुछ और होना और दूध की कीमतों का कुछ और शहर में फ़रोख्त होना क्या कहता है? जो दूध के नोटिफिकेशन और फ़रोख्त होने वाले रेट के बीच जो गैप है वो कौन इंजॉय करता है? कमीशनर कराची, डीसीज, एसीज या मिल्क रिटेलर्स? और कौन इंजॉय करता? तो मतलब ये तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा करप्शन की तरफ? करप्शन। अच्छा। हाँ, और हम इन करप्ट लोगों से डरते नहीं हैं जी। करप्ट लोगों को हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं और हम इदारों को लिखेंगे, हम नैप को भी लिखेंगे इंक्वायरी के हवाले से। हमसे माजी में हमेशा पैसा लिया जाता रहा नोटिफिकेशन के लिए। तो आप क्या समझते हैं एज अ फार्मर, इतना आपने एक तजुर्बा है आपका, किस तरीके से इन मसाइल को हल किया जा सकता है? देखिए जी, मसाइल हल होंगे जब करप्ट अफसरान ठंडे कमरों से बाहर निकाल दिए जाएंगे, काम करने वाले लोग सामने आएंगे। और मैं मुतालबा करता हूँ कि इन सारे अफसरान को इनके ठंडे कमरों से कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए। मैं अब क्या इस पर तबसरा करूँ, क्योंकि हमें भी इस माशरे में ज़िंदा रहना और यहाँ तो एक ही कानून है जी, हो जिससे इख्तलाफ उसे मार डालिए। शाकिर साहब, आप डेयरी फार्मर्स, कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने डेयरी फार्मर्स के इश्यूज़ उठाए। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे कि ये जो एनिमल्स यहाँ पर आते हैं उनको मेडिकली किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और इन तमाम तर मराइल को कैसे गुजारा जाता है और मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक साहब। आप एक सेक्रेटरी हैं रजिस्ट्रार पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल और एक्स फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत लंबा तारुफ है, बड़ी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। फरमाइएगा कि ये जो भैंस कॉलोनी है, इनमें जो वेटनरी कोई चीज़ों को भी आप देखते हैं, समझते भी हैं, तो ये जानवर जो लाए जाते हैं उनको मेडिकल प्रोसेस से ठीक तरीके से गुजारा जाता है? मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो असल तरक्की है, जो खुशहाली है, जो इकानमी का रिवाइवल है, उसका गहरा तल्लक है लाइफ स्टॉक के साथ। लाइफ स्टॉक बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है उसमें लाइफ स्टॉक का जो शेयर है वो 62% है। अब इसमें यह कोई खुशफहमी का शिकार ना रहे कि इसमें मुल्की अदारों ने बड़ा काम किया, ना, ये सारा किसानों ने खुद काम किया है। जो लाइफ स्टॉक के जो ओनर हैं उन्होंने खुद काम किया है। और इसके लिए हमें इस वक्त हमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो लाइफ स्टॉक रखने वाला फार्मर है वो खुशहाल हो, वो खुशहाल नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारे पास जो एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं मुंह खुर बीमारी, फुट एंड माउथ डिजीज़। इसके बारे में यह मशहूर है कि इससे जानवर नहीं मरता, इससे फार्मर मर जाता है। तो ये बीमारी हमारे पाकिस्तान में इतनी है कि इसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट पे लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा कदगन ताला लगा हुआ है। पाकिस्तान के बेशतर जो लाइफ स्टॉक की तरक्की के मंसूबे हैं वो एक 5 स्टार होटल में उनकी इब्तिदा होती है और 2 साल के बाद किसी और 5 स्टार होटल में उनका इख्तिताम होता है। दरमियान के पीरियड में किसी को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। चंद लोग हैं जो हिंसों के हेर फेर से वो तमाम जो ग्रांटें होती हैं उनका कला कमा कर जाते हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। दूध निकालने से लेकर भैंसों वो मार्केट में पहुंचाने तक का प्रोसेस मेडिकली आप क्या समझते हैं इनको? मैं उस प्रोसेस में मैं कहता हूँ उस प्रोसेस में बेहतरी आनी चाहिए। देखें ना, बेहतरी की रूम तो हर वक्त है ना, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो ये मिसाल है कि इनको आप इनकी तरबियत के लिए वर्कशॉप्स करें और कहाँ, किसी होटल में नहीं, इधर भैंस कॉलोनी में आएँ, यहाँ तंबू लगाएं, यहाँ टेंट लगाएं, इनको दहलीज पे आके सिखाएं कि जी काम तो आप कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। मगर मैं फिर कहता हूँ ये इंतहाई हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, इंतहाई मेहनती लोग हैं ये, और ये आपके लिए बैकबोन है और हम इनकी तस्दील करते हैं टीवी पे आके। ये अब ज्यादती है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, ये डेयरी और कैटल फार्म्स के जो इश्यूज़ हैं मेडिकली क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे और इससे पहले फार्मर से भी गुफ्तगू की। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। कि भैंस कॉलोनी के मसाइल और लाइव स्टॉक के मसाइल सिंध में वो आपने जाने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर फिशरीज़ एंड लाइव स्टॉक अब्दुल बारी खान पिताफ़ी साहब। सर पिताफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए। फरमाइएगा, लाइव स्टॉक सिंध भर में जितने भी ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं या तासर है कि ये लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी नज़र में, इस पर कोई? देखें, बिल्कुल ये एक हकीकत है। आप अगर हमारी पूरी पाकिस्तान की जीडीपी को ले लें तो जीडीपी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का है। आप पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के देख लें, जितने भी हमारे बजट्स हैं उन बजट्स में जो पैसे लाइव स्टॉक के लिए रखे जाते हैं वो सिर्फ 0.5% होते हैं, कभी कभार शायद 1% आ जाए। तो हम 11% से भी ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और वापस हमें जो मिल रहे होते हैं वो 0.5% मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से ये लाइव स्टॉक जो है वो सफ़र कर रहा होता है। अच्छा पिताफ़ी साहब, माजी में लाइव स्टॉक की सूरत हाल क्या रही और आपने जब से पोर्टफोलियो लिया है तब के बाद क्या सूरत हाल है लाइव स्टॉक? देखें, जब मैंने चार्ज लिया तो सबसे पहले जो मुझे असाइनमेंट मिला, पूरे थर में 1-2 साल पहले ड्राउट आया हुआ था। तो ड्राउट में काफ़ी बच्चे भी मर रहे थे और लोगों कहत साली आई हुई थी। उस कहत साली में फिर हमने वहाँ पे जाके मास लेवल पे वैक्सीनेशन कराई और वहाँ से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम वैक्सीनेशन का रेशो है इसको बढ़ा दें ताकि लोगों के जानवर बीमारी ना हो, उनमें इम्यून सिस्टम पैदा हो जाए ताकि वो लोगों के जानवर मरने से बच जाए। फिर हमने वहाँ पे पूरे मास लेवल पे वैक्सीनेशन कराई। आपने उन दिनों नोट किया होगा कि थर में जानवर नहीं मरे थे। मैंने आते ही पहला फ़ैसला ये लिया कि हमें जितनी मेडिसिन की बजट मिलती है उसमें हम 40% वैक्सीनेशन पे खर्च करेंगे। 40% वैक्सीनेशन पे खर्च करने की वजह से आजकल पूरी सिंध में मास लेवल पे वैक्सीनेशन हो रही है और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आपके पास वैक्सीनेटर्स हैं उस तादाद में कि वैक्सीनेशन कर सकें, डॉक्टर्स हैं उस तादाद में? मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उतने नहीं हैं। पूरी दुनिया वन हेल्थ पे चली गई है। वन हेल्थ का मकसद ये है कि आपने न सिर्फ इंसानों का ख्याल रखना है कि आपने उन जानवरों का भी ख्याल रखना है जिस जानवर की प्रोडक्शन से इंसान मुस्तफ़ीद होता है। इस सूरत हाल में अगर हम अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की बजट को देख लें तो उसके मुकाबले में ये बिल्कुल पीनट ये है अपना लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट। और काफ़ी अरसे से नई जो हमारी, क्योंकि पिछले जितने डॉक्टर्स थे काफ़ी रिटायर भी हो रहे, कुछ मर भी रहे हैं, तो काफ़ी सीटें खाली हो रही हैं और नई वैकेंसीज जो है वो अप्रूव नहीं हो रही, नई बिल्डिंग्स नहीं बन रही। आजकल सूरत हाल वैसे भी खान साहब बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान में पैसा है नहीं, तो इस हवाले से फिर ये सारी रेस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन इन सारी रेस्ट्रेंट के बावजूद मैंने आते ही जो पिछले कई सालों से उनके प्रमोशंस नहीं हो रहे थे वो मैंने प्रमोशन कराए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इजाज़त ली सीएम साहब से, सिंध गवर्नमेंट से, फिर हमने कमीशन कराया। अभी तकरीबन 527 डॉक्टर्स जो है हम नए रिक्रूट कर रहे हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। साहब, माजी में मिसालें दी जाती थी, वो कामोरी बकरियां हों या कुंडी भैंस हों सिंध की, या जो गाढ़ी हम जैसे गायें कहते हैं, हाँ, उनकी मिसालें दी जाती थी। वो नस्ल कशी हो रही है, वो उस अंदाज से वो पल बढ़ नहीं रही है सिंध के अंदर, जिसकी वजह से एक ये नस्ल ख़त्म होने को है, जिस पर आप लाइव स्टॉक ने मुख्तलिफ़ जगहों पर, रोहिड़ी में एक जगह बनाई इनके लिए, सखर में बनाई, MI राइट के टंडू मोहम्मद खान में भी शायद है। वो सारी जगहों पर कब्ज़े हो रहे हैं और उस तरीके से काम नहीं हो रहा। आपने इन चीज़ों पर क्या नोटिस लिया या किस तरीके से इन मामलों को दी? देखें, जैसे मैंने मिनिस्ट्री संभाली, मेरे जहन में भी यही तासुर था कि शायद ये ब्रीड ख़त्म हो गई है, आगे हमें शायद ये ब्रीड ना मिल सके। तो सबसे पहले क्योंकि हमारी कुंडी जो भैंस है वो तो पूरी सिंध में नज़र आती है,
रेड सिंधी कम नज़र आती है, थरपारकर ब्रीड कम नज़र आती है। तो फिर मैंने ठट्ठा में, क्योंकि ठट्ठा ही बेसिकली सेंट्रल हब है रेड सिंधी का, फिर मैंने आते ही पहले साल ही ठट्ठा में एक एग्जीबिशन कराया रेड सिंधी का। जब वहाँ पे लोग अपनी जानवर लेके आए तो मुझे लगा कि नहीं, ये ब्रीड हमारी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी मौजूद है, लेकिन हाँ अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो फिर ये आगे हो सकता है कि ये ब्रीड आगे यहाँ से बिल्कुल मिट ही जाए। उसके बाद हमने उस पर काम करना शुरू किया। और जितने आप रिसर्च हमारे, बेसिकली ये हमारे रिसर्च फॉर्म्स हैं जो बता रहे हैं आप, ये हकीकत है कि लोगों ने आजकल, वो लोगों ने ना अपनी सरकारी चीज़ों को पे कब्ज़ा करना अपना फ़र्ज़ समझ लिया है। जो टेनेंट हमने रखे हुए थे, जो हारी नारी हमने रखे हुए थे, उन हारी नारियों ने ही कब्ज़े कर लिए हैं। कुछ जगहों पे थोड़े बहुत कब्ज़े हैं, लेकिन हमने वो हारी नारी जो हैं वो उन सबको हमने नोटिस दिए हुए हैं, खाली नहीं किए, या फिर वो जो हिस्सा जो गवर्नमेंट का बनता है वो उन्होंने नहीं दिया तो फिर हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और कोर्ट ने हमें इजाज़त भी दे दी है, और कोर्ट ने हमें कहा भी है, और कोर्ट माशाल्लाह बड़े एक्टिवली इस चीज़ को देख रही है, हम भी इसको देख रहे हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4200 एकड़ लैंड हमने रखी हुई है नबी सर फार्म के लिए, और जब मैं वहाँ पे गया तो 42 एकड़ पे घास नहीं लगा हुआ था। फिर उसके बाद जाके हमने वहाँ पे काम करना शुरू किया, और काफ़ी जो टेनेंट्स थे उनसे हमने ज़मीनें छुड़ा ली हैं। कुछ टेनेंट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने का कहा है कि हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, आपका जो हिस्सा बनता है वो आपको देंगे, क्योंकि इन जानवरों के लिए 4200 एकड़ पे चारा नहीं चाहिए। ये बुनियादी तौर पे हमारे रिसर्च फार्म है, उन पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे स्टंटिंग हो गई थी जानवरों की, वो अब हमने बेहतर बना लिए हैं। और वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं हो रही थी, नेचुरल क्रॉस हो रहा था, तो इनब्रीडिंग हो रही थी। फिर मैंने जो सिंध के बड़े बड़े हमारे फार्मर्स हैं जिनके पास ये ब्रीड्स खड़ी हैं, उनसे मैंने बुल्स लिए हैं, और अभी हमने एक नया प्लान दिया है जिसमें हम बुल ख़रीद रहे हैं। और ना सिर्फ हम अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए बुल ख़रीद रहे हैं, बल्कि हम फार्मर्स को भी देंगे, जिसमें ताकि फार्मर्स को रेड सिंधी का बुल मिल सके, थरपारकर का बुल मिल सके, कुंडी ब्रीड का बुल मिल सके। और इसी तरह बकरियों में फिर हमारी जितनी ब्रीड्स हैं, चाहे जतन ब्रीड हो, टापरी हो, हमारी कामोरी हो, हमारी पटेरी हो, बरी नस्ल हो, जो भी है, इन सब के जो है इंशाल्लाह हम बुल ख़रीद करेंगे, और वो बक्स और बुल ये लोगों में बांटेंगे। और इस तरह हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे ला रहे हैं, ताकि बेहतर से जो बेहतर जानवर है और उस जो बेहतर से बेहतर बुल है उसका उसमें सेमन रख के बेहतर नस्ल पैदा की जा सके। एनिमल्स के लिए मार्केट्स मुख्तलिफ जगहों पर लगाई जाती है, उनको भी डील करते हैं, सिंधी में उसको माल पड़ी कहते हैं। उनके लिए कहा यह जा रहा है कि प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होता। वहाँ इंट्रेंस पॉइंट्स पर डॉक्टर्स होने चाहिए, वैक्सीनेटर्स होने चाहिए, प्रॉपर वैक्सीन होनी चाहिए, प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें सिंध में नहीं हो रही। इट मीन्स कि जितने भी एनिमल्स हैं जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या विद इन दी कंट्री हम भेज रहे हैं, तो वो तो सेहत के हवाले से मुज़र सेहत हुई। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काफ़ी काम करने की इसमें ज़रूरत है। पुराने ज़माने में ये जितनी आपकी मंडियाँ थी ये सारी लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में थी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक नोटिफिकेशन आया, उसके तहत फिर ये मंडियाँ जो है लोकल बॉडीज़ को चली गई, ये म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं हमारी, फिर टाउन कमेटीज़, उनको चली गई। अब जब मंडियाँ उनके पास चली गई हैं तो हमारे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का सिर्फ वहाँ पे काम बनता है, वो ये बनता है कि वो मंडियों पे जाएं और वहाँ पे देखें जो जानवर स्लाटर होने के लिए जा रहे हैं वो जानवर कहीं बीमार तो नहीं है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर जाते हैं और वहाँ पे लिखते भी हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि वो टाउन कमेटी वाले दूसरे वो एक्शन नहीं लेते, तो वो काफ़ी चीज़ें रह भी जाती हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और लोगों में हम शौर पैदा करने की भी कोशिश करें। हमारे यहाँ होता ये है कि जो आम फार्मर है गांव देहात का, उसके पास एक आध जानवर होता है, वो जानवर बेचता तब है या तो फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए बेचता है, या फिर वो जानवर जब बीमार होता है। जो जानवर बीमार होता है वो जब भी आता है मंडी में तो वो फिर स्लॉटर ही होता है। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है, इस चीज़ पे हम कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए अभी हम लॉज बना रहे हैं और उसमें मैंने सीएम साहब को भी लिखा है, मेरी बात हुई है लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर से भी कि आप बैठ के इस चीज़ पे तो आपको सोचना पड़ेगा
और इसमें लाइव स्टॉक का किरदार जो है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोगों को सेहतमंद गोश्त मिल सके। भैंस कॉलोनी कराची की बहुत बड़ी एक जगह है जहाँ से दूध सप्लाई भी होता है, वहाँ के बड़े इश्यूज़ हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं सफाई सुथराई की वो नहीं है, उस समय जानवरों को प्रॉपर तरीके से मेकनिज़म नहीं है उनको ट्रीट करने के हवाले से। कभी इस इशू पर आपकी नज़र पड़ी और इसके हल के लिए कोई आपने कोई इकदाम लिए? क्योंकि हमने विज़िट किया, वो तो खस्ता हाली का शिकार है। मैं अगेन इसमें ये चीज़ कहूँगा, हमारे यहाँ जितनी कैटल कॉलोनीज़ हैं वो फिर पर्टेन करती हैं लोकल बॉडीज़ से। ये कॉलोनी अगर डायरेक्ट लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के पास होती तो हम इसका ज़रूर सोचते कि भाई उसका जो मैन्यूअर है उसको हम कैसे, डॉक्टर्स तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वैक्सीनेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं वहाँ पे। हम उनकी सफाई सुथराई कैसे हो सकती है, उनका गोबर उसको कहाँ यूटिलाइज होना चाहिए, उस गोबर से हम गैस बना सकते हैं। अच्छा, बायोगैस जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे डेली बेसिस पे अगर जानवर जो मरते हैं तो उन जानवरों को डिस्पैच कैसे किया जाए, ये लोकल बॉडीज़ वाले कभी करते हैं, कभी सही तरीके से नहीं करते, क्योंकि ये फिर लाइव स्टॉक का मसला है तो जानवरों का मसला है। जानवर वैसे भी सारी दुनिया में सबसे आखिरी मराइल में आते हैं, उनके ज़्यादा इंटेंशन नहीं ले सकते दुनिया का। तो इसी सूरत हाल में उनके वाकई काफ़ी मसला है। और सबसे जो बड़ा मसला है उनका वो ये है कि उनको जो प्रॉब्लम सामने आ रही है कि उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है कि भाई खुला दूध जो है मुज़र सेहत है। और मैं अभी आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि नहीं, खुला दूध बहुत अच्छा है और ये आने और होगा तो सारी दुनिया को पता चलेगा। उसमें सिर्फ चंद चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। अब जैसे चुवाई होती है एक जानवर की, तो दूध में आप यूँ समझें कि 800 बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया 800 से फिर 1600 होते हैं, 1600 से 3200 होते हैं। ये तकरीबन 50,000 तक ये नॉर्मल उसका रेंज रहता है, उसमें दूध ख़राब नहीं होता। इससे अगर बढ़ जाए तो फिर ये दूध ख़राब होता है। अगर हम इनको चिल्लर उनको दे सकें, अगर उनको हम इस बात पे कायल कर सकें कि आप यहाँ पे चिल्लर लगाएं, तो चिल्लर में फौरी तौर पे दूध की चुवाई करके आप उसको चिल्लर में डाल दें तो वो 4 डिग्री पे दूध, हाँ, वो दूध जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। जब वो दूध 4 डिग्री पे चला जाएगा तो वो 4 डिग्री पे बैक्टीरिया सो जाता है और बैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो दूध वो जितने दिन पड़ा रहेगा वो महफूज होगा। अगर इसी सूरत हाल में कोल्ड चेन में अगर वो उसको ट्रांसफ़र करें तो इससे बेहतर और कोई दूध हो ही नहीं सकता। एक चीज़ जो यहाँ पे चल रही है वो ये है कि ये बूस्टर लगाते हैं और एक इंजेक्शन आता है दूध उतारने के लिए, वो इंजेक्शन लगाते हैं। पे कंट्रोल करने के लिए लाइव स्टॉक ने क्या किया? ये लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर पाबंदी है। और कुछ लोग जो लगा रहे हैं, ये फिर हुआ ये कि जो लगाने वाले हैं ये चले गए कोर्ट में और फिर कोर्ट में जाके इन्होंने कहा कि ये हम तो एक विटामिन दे रहे हैं और ये कुछ भी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये विटामिन है, ये भले लगाएं। तो कोर्ट ने फिर इजाज़त दे दी। फिर दोबारा पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, हम सब कोर्ट में गए हुए कि ये इनको ना लगाने दें, ये विटामिन नहीं है, ये और चीज़ें हैं, ये केमिकल्स हैं, ये मुज़र सेहत है। जब कोई भी आप केमिकल आप इंटेक करते हैं तो वो आपके मादे में वो हज़म नहीं होता, वो आगे जाके आपके लीवर में जाता है और लीवर में जाके फिर वो स्टोर होता है और फिर वहाँ से वो नुकसान होता है। खताब साहब, ओवरऑल आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की तमाम तरह इश्यूज़ पर। हमें एक चीज़ नज़र आई कि कहीं पर लूपोल ज़रूर है आपके आने से पहले, तो कहाँ लूपोल है? आप 12 साल से तो आप हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हुक्मरान है सिंध में, तो ज़िम्मेदार कौन है फिर? देखें, इसमें जनरल जो हमारे पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया का जो माहौल बना हुआ है, अब फ़र्ज़ करें सिंध की अगर बात करें, अगर हम सिंध की बात करें, आपका जो होशियार तरीन बच्चा होगा उसको आप कहेंगे कि भाई इसको हम इंजीनियर करा दें, और फिर थोड़ा उससे कमज़ोर होगा तो इसको मेडिकल में उसको टंडोजाम या मेडिकल में भेज दें और फिर उसको टंडोजाम में भेजना है। और फिर